हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का। सो लेट अस डिस्कस न्यू टॉपिक इन एंथ्रोपोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करें होमो इरेक्टस को होमो सैपियंस के साथ, तो हम क्या पाएंगे? मॉडर्न होमोसेपियन मीन्स हम लोग अगर मॉडर्न ह्यूमन के साथ कंपैरिजन करें तो होमो इरेक्टस का जो फॉरहेड था वो रिसीडिंग फॉरहेड था। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का फॉरहेड जो है वो आपको फ्लैट फॉरहेड देखने को मिलता है। होमो इरेक्टस का जो फेस था वो प्रोगनास्टिक फेस था। ठीक है, अब होमोसेपियंस का जो फेस है वो फेस आपको कैसा देखने को मिलेगा? वो आपको मिलेगा फ्लैट फेस, जो हमारा फेस है, ह्यूमन ह्यूमन स्पीसीज का फेस है। ठीक है, और होमो इरेक्टस में ब्रो रिजिस प्रोमिनेंट थी। ठीक है, लेकिन होमो सैपियंस में ब्रो रिजिस जो है वो लेस प्रोमिनेंट थी। होमो इरेक्टस का डेंटल आर्केट यू शेप था, होमो सैपियंस का भी यू शेप ही था है। और होमो इरेक्टस को हम इनका डेंटिशन की अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो इनके टीथ्स बड़ी थी। ह्यूमन होमो सैपियंस की टीथ्स छोटी हैं। कैनाइनिस भी बड़ी थी, होमो सैपियंस की कम थी। और होमो इरेक्टस का जाज जो था वो हैवी था, रॉबस्ट जा था। अब होमो सैपियंस का जा वो इतना हैवी नहीं है, लेस मैसिव है। ठीक है, ठीक है। तो तो अब अब मॉडर्न मॉडर्न होमो होमो सैपियंस सैपियंस की की प्रॉपर प्रॉपर एक एक लैंग्वेज लैंग्वेज है। है। होमो होमो इरेक्टस इरेक्टस की की कोई कोई मॉडर्न मॉडर्न स्पीच स्पीच नहीं नहीं थी। थी, प्रोटो प्रोटो लैंग्वेज लैंग्वेज थी थी। बट मॉडर्न स्पीच जैसा उनमें कुछ नहीं था। अब क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें, क्रेनियल कैपेसिटी होमो इरेक्टस की मैंने बताई है आपको 700 से लेके 1250 सीसी तक इसका रेंज है। लेकिन होमो सैपियंस का जो क्रेनियल कैपेसिटी है उसकी है 1300 सीसी। ठीक है, तो इसमें भी ये कम है। ठीक है, तो होमो होमो इरेक्टस इरेक्टस का का ब्रेन ब्रेन आपको आपको बताया बताया मैंने, मैंने, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस लेवल, लेवल। ब्रेन ब्रेन साइज साइज कम कम था था और और इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट भी भी कम कम था। था। होमो होमो सैपियंस सैपियंस का का ब्रेन ब्रेन लार्ज लार्ज था था और और इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस भी ज़्यादा ज़्यादा था। था। ठीक है, तो होमो इरेक्टस बेसिकली एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। ठीक है, इनमें अपराइट पोस्चर था इनमें। ठीक है, ब्रेन स्मॉल था। ठीक है, और पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन जो था वो वेल इवॉल्व था। लेकिन होमो सैपियंस जो है ना, ये स्पीसीज, ये वो स्पीसीज है जिसमें हम सारे मॉडर्न जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बिलोंग करते हैं। ओके, और एक थोड़ा सा मैं आपको होमो रुडोल्फेंसिस के बारे में, एक स्पीसीज है उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा नहीं नहीं बताऊंगा बताऊंगा क्योंकि क्योंकि हमारे हमारे सिलेबस में सिलेबस नहीं में है। नहीं है। तो तो अब अब डिस्कवरी डिस्कवरी इसकी इसकी की की थी थी रिचर्ड रिचर्ड लिकी ने। लिकी ने। कहाँ कहाँ पे? पे? ये ये लेक लेक टुर्काना टुर्काना है है अफ्रीका अफ्रीका में। में। ठीक है, ठीक है, तो तो वहाँ वहाँ पे पे होमो होमो रुडोल्फेंसिस रुडोल्फेंसिस की की डिस्कवरी डिस्कवरी हुई हुई थी। थी। और और डिस्कवरी डिस्कवरी की की थी थी रिचर्ड रिचर्ड लिकी लिकी ने, ने, जिनकी जिनकी डेथ डेथ हो हो गई गई। रुडोल्फ। ठीक है, तो इनमें भी ये बेसिकली अगर हम होमो हैबिलिस के साथ कंपेयर करें, हमने होमोलिस पहले पढ़ा। होमो हैबिलिस कौन था? फर्स्ट हैंडीमैन, जिसने टूल्स को टूल्स को डिस्कवर डिस्कवर किया। किया। तो तो इसके इसके जो जो थे थे मोल्डर मोल्डर जो जो थे थे वो वो बड़े बड़े थे थे और और वाइड वाइड थे, थे, लार्ज भी लार्ज भी थे थे और और वाइड भी वाइड भी थे। थे। किससे? किससे? कंपैरिजन कंपैरिजन टू टू होमो होमो हैबिलिस। हैबिलिस। लेकिन जो टीथ टीथ्स जो जो थी थी वो वो स्मॉलर स्मॉलर थी, थी, जो हमें रॉबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखने को मिलती है। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखो। ठीक है, रोडोल क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं। किसने ये डिस्कवर किया? रिचर्ड लिकी ने डिस्कवर किया होमो होमो रुडोल्फेंसिस। रुडोल्फेंसिस। ठीक है ठीक है ना? ना? और होमो होमो हैबिलिस हैबिलिस भी भी हमारे हमारे सिलेबस सिलेबस में में नहीं नहीं है, है, लेकिन लेकिन मैंने मैंने आपको आपको फिर फिर भी भी बढ़ा बढ़ा दिया। दिया। तो होमो इसकी डिस्कवरी की थी रिचर्ड लिकी ने। लेक टुर्काना नाम की जगह है। ठीक है, अफ्रीका में वहाँ डिस्कवरी हुई।
तो इसको अगर हम होमो हैबिलिस के साथ कंपेयर करें तो इसके जो टीथ हैं वो लार्ज थे मोलर, लेकिन दांत जो थे इसके छोटे थे। मोलर बड़ी थी, दांत इसके छोटे थे। ठीक है, अब थोड़ा बात करें डिस्पर्सल ऑफ होमो सैपियंस की। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि ह्यूमंस का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। किसने कहा था ये? चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ह्यूमंस का ओरिजिनेशन अफ्रीका हुआ। ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पे आपको गोरिल्ला भी देखने को मिलते हैं, चिंपांजी भी देखने को मिलते हैं, गोरिल्ला चिंपांजी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब जब फेसियल जो हमने फॉसिल एविडेंसेस स्टडी की, ठीक है, एक हक्सले ने कंपैरेटिव स्टडी किया था, मॉडर्न ह्यूमंस के साथ अपेस के साथ कंपेयर किया था, और उसने ये कहा था कि होमो सैपियंस, होमो एप्स और ह्यूमन बीइंग जो है इनके कॉमन एंसेस्टर हैं। ठीक है, तो डार्विन ने ये कहा कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ पे पैदा हुए? वो अफ्रीकन सॉइल में पैदा हुए। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, एक टाइम के बाद जो स्पीसीज जो यहाँ पे थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सभी कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, प्लेस्टोसीन में ही वो, मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड में वो डिस्पर्स हो गए। अभी तो होलोसीन पीरियड चल रहा है। ठीक है, तो अब दो थ्योरीज हैं, एक है कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी, एक है रीजनल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। तो ये दो थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं मॉडर्न ह्यूमन के ओरिजिन को। ठीक है, तो जो देखो हमने जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी है, ठीक है, तो ये दी थी स्ट्रिंगर ने दी थी, एंड्रयूज ने दी थी। नाम याद रखना है, स्ट्रिंगर ने और एंड्रयूज ने कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मॉडर्न ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ अफ्रीका में, अफ्रीका में ओरिजिन हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो माइग्रेट करके कहाँ पे, दूसरी जगह में माइग्रेट करके। ठीक है, तो और वो सारी की सारी जो है पॉपुलेशन को उसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। कौन सी? जो कि होमो इरेक्टस के जो डेसेंडेंट थे, होमो इरेक्टस जो थे, उनको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका जन्म हुआ अफ्रीका में, फिर वहां से फिर वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में चले गए, अफ्रीका, एशिया में चले गए, यूरोप में चले गए, अफ्रीका में से चले गए, और उसने जो वहाँ की जो पहले की जो पॉपुलेशन थी, जो एंसेस्टर्स थे, होमो इरेक्टस के जो डिसेंडेंट्स थे, उनको वो कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि होमो सैपियंस जो है वो एक ही जगह में जन्मे, प्रोबेबली अफ्रीका में। ठीक है, तो और उसके बाद फिर वो माइग्रेट किए अफ्रीका से और दूसरी पॉपुलेशन को रिप्लेस कर दिया, और कोई इंटरब्रीडिंग नहीं हुई इनमें। ठीक है, और दूसरा है ये इस थ्योरी का नाम था कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है रीजनल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी। अब ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी दी थी स्ट्रिंगर ने और एंड्रयूज ने दी थी, दो लोग थे, ये पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, स्ट्रिंगर और एंड्रयूज, इन्होंने इस थ्योरी को दिया। ठीक है, और जो दूसरी थ्योरी थी द रीजनल कॉन्टिन्यूटी थ्योरी, वो थ्योरी दी थी मिलफोर्ड वॉलपोफ ने दी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं वो कहाँ से, होमो इरेक्टस से आए, और वो अफ्रीका को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब नेचुरल सिलेक्शन जब दूसरी जगह में चले गए, तो मैंने बताया आपको नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उनमें नई रेसेस बन गई, उनमें चेंजेस आ गए, वेरिएशंस आ गई, जो कि हम आज देखने को
मिलते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा। तो जो इन्होंने कहा कि जो लोकल पॉपुलेशन है यूरोप की, एशिया की, अफ्रीका की, उन्होंने क्या किया, जो होमोसैपियंस से जब डेवलपमेंट फॉर्म इवॉल्व होते गए, ठीक है, तो वो अलग से, मतलब वो कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल ये कहता है कि होमो सैपियंस ने यहाँ पे होमो सैपियंस अफ्रीका में होमो सैपियंस आए और होमो सैपियंस फिर रिप्लेस किया उन्होंने अफ्रीका में होमो इरेक्टस को। फिर वो वहाँ से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में चले गए, फिर वहाँ पे जो पहले से पॉपुलेशन रह रही थी, डेसेंडेंट्स जो थे होमो इरेक्टस के, उनको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। तो इसमें अब रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल ये कहता है कि होमो इरेक्टस जो थे वो अफ्रीका से माइग्रेट कर गए दूसरी, ठीक है, और उनके डेसेंडेंट जो थे वो क्या कर गए, वो इवॉल्व हो गए होमो सैपियंस में, और अफ्रीका के जो होमो इरेक्टस है वो इवॉल्व हो गए होमो सैपियंस में। और ये हमें नेचुरल सिलेक्शन ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि रीजनल वेरिएशन आई ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब बॉडी के फीचर्स उनके एनवायरनमेंट को देख के, एनवायरनमेंट को कंसिडर करके उनमें बॉडी चेंजेस आ गई, चाहे वो एशिया के हो चाहे वो यूरोप के हो। ठीक है, ये आपने तो दो मॉडल्स हैं, रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल और है कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी। कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी दी थी एंड्रयूस ने, और दूसरे थे स्ट्रिंगर, और जो रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल है वो दिया था मिलफोर्ड वोल्पोफ। तो मैंने आपको बताया कि क्या है ये डिस्पर्सल कैसे हुई होमो सैपियंस की। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चंस आपने ऐसे इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये आई थिंक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये कहीं पूछा भी गया है कि कैसे डिस्पर्सल कैसी हुई होमो सैपियंस की। ठीक है, इसमें आपने दो थ्योरीज डिस्कस कर देनी है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी और दूसरी है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। अब एक और टॉपिक आता है कि होमिनिड्स जो है वो अफ्रीका से कैसे वो एक्सपैंड कर गए, अलग जगह में कैसे वो चले गए। ठीक है, होमो इरेक्टस जैसे कि मैंने बताया आपको, होमो इरेक्टस कहाँ पे हमें इसके स्पीसीज कहाँ पे मिले, हमें अफ्रीका में मिले, एशिया में भी मिले हैं, यूरोप में भी मिले हैं। ठीक है, और वो माइग्रेट कर गए अफ्रीका से दूसरी जगह में। ठीक है, तो ये पहले होमो इरेक्टस ऐसे बंदे थे जिन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीखा, और इन्होंने हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी जो है वो लिव वहाँ पे, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी इनकी सोसाइटी का नाम था। ठीक है, तो हम देखो जो कुछ स्पीसीज हैं जैसे ऑस्ट्रालोपिथिकस गरही, ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकन, ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये एंसेस्टर हैं किसके, होमो लिनिएज के। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये कहना है कि ऑस्ट्रालोपिथिकस एंसेस्टर्स हैं किसके, होमो लिनिएज के। ठीक है, तो बट कंसेंसस नहीं है इसमें कि होमो सैपियंस कैसे, होमोजेनस कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ट्रेडिशनली ये माना जाता था कि होम्यो जो थे वो जब फर्स्ट पहली बार जब प्री हिस्टोरिक टाइम में स्टोन टूल्स का इस्तेमाल हुआ, तो वो टाइम पीरियड उसको होमो के साथ एसोसिएट करते थे। ठीक है, तो उसको मानते थे कि लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड जो है वो शुरू हो गया। बट ऐसा कहा जाता है 2010 में क्या हुआ, 2010 में एविडेंसेस मिले, तो हमें ये माना गया कि जो टूल्स जो पहले सबसे पहले जो टूल्स का जो इस्तेमाल किया था वो किया था ऑस्ट्रालोपिथिकस अफेरेनेंसिस ने। ठीक है, तो अब उनसे एक होमो इरेक्टस से आने से कई मिलियन साल पहले टूल्स हमें मिले, तो ये पाया गया कि होमो इरेक्टस जो ऑस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकानस है, ये लोग पहले थे जिन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस तरह की डिबेट चलती रहती हैं।
स्टडीज़ हो रही हैं, एग्जीबिशंस हो रही हैं, उनकी जो एनाटॉमिकल फीचर्स को स्टडी किया जा रहा है, जो रिमेन्स हमें मिले हैं उनकी एनालिसिस हो रही है, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे हैं। तो अर्लियर थ्योरीज को या तो फिर वो स्ट्रेंथ करता है उसको, या सपोर्ट करता है, या अर्लियर थ्योरीज को वो रिजेक्ट करता है और न्यू थ्योरी को वो देने की कोशिश करता है। तो हमने देखा कि होमो इरेक्टस जो है वो भी अफ्रीका से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में माइग्रेट कर गए। होमो सैपियंस भी अफ्रीका से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में माइग्रेट कर गए, जिसमें हमने डिस्कस किया कंप्लीट रिप्लेसमेंट मॉडल और रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, दो मॉडल्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो उसके बाद हम नया एक टॉपिक शुरू करते हैं। वो टॉपिक है फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स और ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, निएंडरथल मैन की। ला चैपले ऑक्सेंट, ठीक है, ला चैपले ऑक्सेंट, और दूसरा है माउंट कार्मल। ये दो स्पीसीज है निएंडरथल मैन की। देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखो प्राइमेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एमनुएल कांट हमारे जहन में नाम आता है, हमें अरिस्टोटल का नाम आता है जब हम एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमने इसका रिलेशनशिप, हमने एंथ्रोपोलॉजी को हमने डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ, ह्यूमैनिटीज़ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, सोशल साइंसेस के साथ, ह्यूमैनिटीज़ के साथ, मेडिकल साइंसेस के साथ, अर्थ साइंसेस के साथ। ठीक है, तो हमने इसको बायोलॉजी के साथ हमने इसको कंपेयर किया, हमने सिमिलरिटीज़ भी फाइंड आउट की, हमने डिससिमिलरिटीज़ भी निकाली, हमने स्कोप भी स्टडी किया, हमने डेवलपमेंट के एंथ्रोपोलॉजी की वो हमने ब्रीफ में स्टडी की, डिटेल में तो नहीं की, वो हम आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी का ओरिजिनेशन हुआ, कैसे वो डेवलपमेंट कैसे हुई और उसकी ग्रोथ कैसे हुई। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने थ्योरीज भी पढ़ी, उसमें हमें लमार्क की थ्योरी को पढ़ा, है ना, वो उन्होंने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज का कॉन्सेप्ट दिया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया, फिलोसॉफिक ज़ूलॉजी नाम की उन्होंने बुक लिखी। फिर ये चार्ल्स डार्विन आते हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया उन्होंने बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिनल स्पीसीज को एक्सप्लेन किया उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के जरिए। ठीक है, लमार्क में जिराफ की एग्जांपल हमने दी, इसमें 20 सिमिलर एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया, हमने म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया, हमने पिर्चिंग ऑफ ईयर एंड नोज को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्या वो कैसे वो क्रिटिसाइज करता है नेचुरल ये इसको थ्योरीज को। ठीक है, फिर हमने ह्यूगो डी वरीज की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को हमने ब्रीफ में डिस्कस किया। हमने फिर क्योंकि हमने इसको डिटेल में आगे पढ़ना भी है म्यूटेशन को। फिर हमने थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म हमने डिस्कस किया। फिर हमने फिर सिंथेटिक थ्योरी को पढ़ा कि कैसे बड़े सारे फैक्टर्स जो है वो ह्यूमन की एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन हो, चाहे वो म्यूटेशन हो, चाहे वो इनब्रीडिंग हो, चाहे वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, तो इन जीन फ्लो हो। फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, हाँ, है ना, फाउंडर। फिर हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला और हाइडन विलबर्ग कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा, हमने कैसे वेरिएशंस आती हैं जीन्स में और कैसे वो प्रोजेनी को आगे जीन्स जो ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, हमने इसमें हमें नाम जो देखने को मिलते हैं, हमें अगस्त वाइसमैन को नाम हमने डिस्कस किया, हमने जॉन बाप्टिस्ट लेमार्क का नाम हमें मिला सुनने को। ठीक है, हमें ह्यूगो डी वरीज का नाम हमें सुनने को मिला। ठीक है, हमने थ्योरीज को डिटेल में डिस्कस किया, क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया, पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया, असम्पशंस को डिस्कस किया। उसके बाद क्या आता है, आगे हमने पढ़ा ये एवोल्यूशन हमने पढ़ी, और उसके बाद हमने फिर प्राइमेट्स के बारे में डिस्कस किया। प्राइमेट्स की हमने टैक्सोनॉमी स्टडी की, हमने एर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल प्राइमेट्स को डिस्कस किया, हमने प्राइमेट्स को बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स को स्टडी किया, बायोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर्स की एवोल्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हमने स्टडी किया। फिर हमने प्राइमेट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टडी की, हमने एर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल टैक्सोनॉमी को हमने डिस्कस किया, प्राइमेट की टैक्सोनॉमी हमने डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिस्कस की।
ठीक है। कैसे हमने उसके दो सब ऑर्डर्स को डिस्कस किया, हैप्लोरिनी एंड स्टेप्सिरिनी, जिनको हम एंथ्रोपॉइड्स होते हैं, देन कैटरीन होते हैं, प्लेटरीन होते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी जिनको न्यू वर्ल्ड मंकी भी बोलते हैं। ठीक है। लॉर्शिस को, लेमूर्स को डिस्कस किया, लॉर्शिस को डिस्कस किया, टार्शियस को डिस्कस किया हमने। ठीक है। एंथ्रोपॉइड्स को डिस्कस किया, है ना, गिबॉन को डिस्कस किया, एप्स, जो मॉडर्न ह्यूमंस, ग्रेट एप्स, चिंपांजीज, गुरिलास, इनको हमने डिस्कस किया। फिर हमने जो स्पीसीज हैं, ऑस्ट्रालोपिथिकस को हमने डिस्कस किया। अरे ठीक है। अरे अरे रॉबर्ट ब्रून ने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रालोपिथिकस। थोड़ा सा हम इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ये भूले नहीं दोबारा से। ठीक है। तो देखिए कैसे होमो इरेक्टस ने फायर को कंट्रोल करना शुरू किया। होमो इरेक्टस ने हंटिंग की बड़े बड़े एनिमल्स की, तो कम्युनिकेशन भी ये करते थे, लैंग्वेज भी प्रोटो लैंग्वेज इनकी डेवलप हो गई थी होमो इरेक्टस की। ठीक है। तो फॉसिल की अगर हम डिस्कवरी करें तो जो बेसिकली होमो हैबिलिस है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडीमैन भी बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी की थी लुइस एंड मैरी लिकी ने। लुइस एंड मैरी लिकी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है। तो होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ये स्टारोपिथिकस कैसे डिफर करते हैं एप्स से हमने डिस्कस किया। ग्रेसाइड फॉर्म डिस्कस की, है ना। जो पैरांथ्रोपस रोबस्टस है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूम ने साउथ अफ्रीका में। फिर पैरांथ्रोपस बॉयसी है, जिंज स्कल हमें मिला, ये मैरी लिकी ने डिस्कवर किया जो मदर टेरेसा लिखी थी, जिन स्कल। उसके बाद पैरांथ्रोपस ऑक्यूपिकस जो ब्लैक स्कल जिसको बोलते हैं, इसको डिस्कवर किया था एलन वॉकर ने और रिचर्ड लिकी ने। ठीक है। एलन वॉकर और रिचर्ड लिकी का नाम भी हमें सुनने को मिलता है। उसके बाद फिर एस्ट्रोलोपिथिकस अफ्रीकानस को हमने डिस्कस किया, जिसको हम टॉन्ग चाइल्ड बोलते हैं, तो इसको रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया ऑस्ट्रोलोपिथिकस अफ्रीकानस को। ठीक है। बर्शाने अशवा एंड टिम वाइट ने ऑस्ट्रोलोपिथिकस गरही को डिस्कवर किया। फिर डोनाल्ड जॉनसन एंड टिम ने ऑस्ट्रोलोपिथिकस एफरेंसिस को डिस्कवर किया, लूसी जिसको बोलते हैं, डोनाल्ड जॉनसन एंड टॉम ग्रे ने। फिर उसके बाद मीव लिकी ने डिस्कवर किया ऑस्ट्रोलोपिथिकस एलेमेंसिस। तो ये नाम आपने याद करने हैं, रट लेने हैं, इसका कोई रटने के सिवा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप जब नाम कोड करोगे, साइंटिस्ट पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम कोड करोगे, डिस्कवरी किसने की, कहाँ पे डिस्कवरी हुई, ठीक है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप फैक्चुअल फिगर्स देते हो, एनालिटिकली भी आपने इसको डिफाइन तो करना, डिस्कस करना ही है, क्रिटिकली भी वैलिड करना ही है, कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है। बट ये चीज़ें जब फैक्चुअल फिगर आप देते हो तो वैल्यूएटर को लगता है कि पेपर जो जिसने लिखा है उसके पास एंथ्रोपोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज भी है, एनालिटिकल एबिलिटी भी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी है। ओके। उसके बाद आता है होमो इरेक्टस हमने डिस्कस किया। ठीक है। किस तरह से एपिविलियन हैंड एक्सिस को हमने डिस्कस किया, एपिविलियन हैंड एक्सिस और एचुलियन हैंड एक्सिस के बारे में मैंने बताया। एपिविलियन हैंड एक्सिस ऊपर से ऐसे फ्लैट होता है, ठीक है, पत्थर जो है वो ऊपर से फ्लैट होगा, ठीक है, एपिविलियन। और एचुलियन हैंड एक्सिस जो है वो आगे से शार्प होगा, ठीक है। तो क्लीवर जो का मैंने डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम नया टॉपिक हम पढ़ते हैं, नियांडरथल मैन। तो नियांडरथल मैन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं होमो नियांडरथालेंसिस। होमो नियांडरथालेंसिस, होमो नियांडरथालेंसिस। तो होमो इसको हम पढ़ते हैं होमो नियांडरथल्स, ठीक है। तो ये भी हमारे बेसिकली जैसे होमो इरेक्टस एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये भी हमारे ह्यूमन रिलेटिव है, होमो इरेक्टस भी ह्यूमन रिलेटिव है, एंसेस्टर्स हैं। तो हमें आप देखो एक चीज और बताता हूँ, जो ह्यूमन ओरिजिन के ऊपर काफी सारी रिसर्च हुई है, ठीक है, ह्यूमन ओरिजिन के ऊपर काफी सारी रिसर्च हुई है। तो जो नियांडरथल जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो एक इम्पोर्टेंट जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन ओरिजिन के ऊपर रिसर्च की है। तो न्यू एरिया है ये नियांडरथल जीनोम प्रोजेक्ट, नियांडरथल जीनोम प्रोजेक्ट। ओके। तो उसके बाद जो अब देखा जाए तो होमो इरेक्टस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमें मिले थे
कहाँ मिले थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस? प्लायोप्लिस्टोसिन पीरियड में। होमो इरेक्टस हमें मिले थे प्लिस्टोसिन पीरियड में, ठीक है। अब निएंडरथल मैन आपको देखने को मिलते हैं मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड में। मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड में जो है निएंडरथल्स मिलते हैं, और होमो इरेक्टस जो है वो लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड में आपको मिले थे, और होमो सैपियंस आपको अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में मिलते हैं। तो होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स और होमो सैपियंस ये मिलते हैं पैलेयोलिथिक पीरियड में। एक लोअर पैलेयोलिथिक पीरियड में मिलता है, एक मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड में मिलता है, और एक अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है, ठीक है। अब निएंडरथल्स के एंसेस्टर्स कौन कौन थे? अब निएंडरथल्स के एंसेस्टर्स आपको बताऊंगा। होमो निएंडर हाइडलबर्ग जेनेसिस, ठीक है, पहले था होमो। अब क्या है? हाइडलबर्ग होमो इरेक्टस हाइडलबर्ग जेनेसिस, जो कि यूरोप में हमें स्पीसीज मिला। तो इसको कई पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट इसको होमो हाइडलबर्ग जेनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और इससे पहले था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस के एंसेस्टर्स थे होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के एंसेस्टर्स थे ऑस्ट्रालोपिथेकस। तो होमो निएंडरथालेंसिस के एंसेस्टर्स कौन थे? होमो हाइडलबर्ग जेनेसिस थे। होमो हाइडलबर्ग जेनेसिस के एंसेस्टर्स थे होमो इरेक्टस। तो मैं आगे आपको निएंडरथल एंसेस्टर्स के बारे में, इनकी जो एंसेस्टर्स हैं वो डिस्कस कर दिया। तो ये कब, ये करीब करीब 4 लाख साल से लेके ये 40,000 साल तक ये रहे, क्योंकि ये भी एक्सटेंट है। आज से करीब 40,000 साल पहले ये एक्सटेंट हो गए इनकी पॉपुलेशन, ठीक है। हाइट, अब मैं होमो इरेक्टस की हाइट की बताया था आपको, 5 फुट 8 इंच थी। अब जो होमो जो निएंडरथल्स हैं, इनकी जो मेल्स की हाइट थी वो 5 फुट 5 इंच थी, और जो फीमेल्स की हाइट थी वो 5 फुट 1 इंच थी। और वेट जो था ना, एवरेज वेट मेल्स का वो 65 केजी था, और फीमेल्स का जो एवरेज वेट था वो 54 केजी था, 10 केजी कम था मेल से। अब ब्रेन साइज, अब देखो होमो इरेक्टस का पहले हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रालोपिथेकस का ब्रेन साइज, वो था 400 से लेके 450 से लेके 500 सीसी तक। उसके बाद होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज हमने डिस्कस किया, वो था 750 से लेके 1250 सीसी तक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निएंडरथल्स का ब्रेन साइज। इसका ब्रेन साइज रेंज करता है 1200 सीसी से 1750 सीसी। तो इसके जो निएंडरथल्स के कुछ ऐसे स्पीसीज थे जिनका ब्रेन साइज जो था वो होमो सैपियन से भी बड़ा था। क्यों? क्योंकि हम रेंज से ही हमें पता लगा पा रहे हैं कि 1250 सीसी से लेके 1750 सीसी तक था इसका, ठीक है। अब देखा जाए इनमें जो चिन जो थी लिटिल थी या फिर नहीं थी चिन, ठीक है। अब जो ऑर्बिट्स जो थे इनके सर्कुलर ऑर्बिट्स थे, ये वाले, ये ऑर्बिट्स जो थे सर्कुलर ऑर्बिट्स थे इनमें, ठीक है। तो इनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेस रिसीडिंग फॉरहेड था इनका, ज़्यादा रिसीडिंग फॉरहेड नहीं था बट लेस रिसीडिंग फॉरहेड था, ठीक है। तो और ब्रो रिजेस जो था वो लेस प्रोमिनेंट इनकी ब्रो रिजेस थी, ठीक है। यही, क्योंकि जैसे जैसे हम ह्यूमन एवोल्यूशन में आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे आपको ह्यूमन लाइक फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम ह्यूमन एवोल्यूशन में हम पास्ट में जाते हैं वैसे वैसे जो फीचर्स हैं वो एप की तरह फीचर्स लगने लगते हैं, ठीक है। अब निएंडरथल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने डिस्कस कर दी कि किस तरह से ब्रो रिज के बारे में बताया मैंने आपको। इसके जो टीज जो थे वो स्मॉल थे, मोलर्स प्री मोलर्स इसकी स्मॉल थी, ठीक है। चिन्स इसमें ना के बराबर था, सैजिटल क्रस्ट इसमें ना मात्र के बराबर था, ठीक है। इनमें इनका जो मैंडिबल था वो लेस जो जात हो या वो लेस मैसिव था, बट होमो सैपियन से इनका जा जो था वो मैसिव था, ठीक है। अब कल्चर की बात करें, आप कल्चर की बात करें, निएंडरथल्स ने देखो होमो इरेक्टस ने सबसे पहले फायर को कंट्रोल किया, तो इसने भी फायर को कंट्रोल किया, ठीक है। तो ऐसे बोला, ऐसे सुनने में आता है कि ये कपड़े भी पहनता था, ठीक है, और हंटिंग करता था लार्ज एनिमल्स की, और प्लांट के फ्रूट्स भी खाता था, ठीक है। शेल्टर्स में ये रहता था, पहले वो जो शेल्टर्स में ही रहता था निएंडरथल्स,
और इसने सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल किया, जो डाइवर्स जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स थे वो किया। अब देखो रिचुअल्स हमें होमो इरेक्टस में तो नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये निएंडरथल्स थे, ये अपने एंसेस्टर्स को बरी करते थे। ठीक है, तो अब क्या करता था, वो अपने ग्रेविंग्स में जो उनकी जहाँ पे वो दफनाते थे उनके, तो उनके उनके साथ जो मरे हुए के साथ वो फूल रख देते थे। ठीक है, तो इस तरह से बिहेवियर आपको पहले प्राइमेट्स में, आधे प्राइमेट्स में नहीं देखने को मिलता है, जो कि आपको निएंडरथल्स में मिला। तो ये कल्चर इनका है। तो डाइट की बात अगर हम करें तो तो ये हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। ठीक है, तो अब सुनने साइंटिस्ट ने जो क्लियर एविडेंस दिए हैं कि निएंडरथल्स जो हैं वो हंटिंग करते थे, किससे? शार्प वुडन स्पीयर से हंटिंग करते थे। ठीक है, तो बिग एनिमल्स की हंटिंग करते थे, और हंटिंग करते थे और बुचरिंग करते थे। ठीक है, तो अब सीजनल हंटिंग भी करते थे, क्योंकि रेन डीर है जो है वो विंटर में करते थे, और रेड डीर की ये करते थे समर में, क्योंकि सीजनल कुछ थे। अब टूल्स जो थे, अब पहले मैंने बताया आपको, सबसे जो पहले होमो इरेक्टस है वो एचुलियन टूल इंडस्ट्री थी उसमें, और उससे पहले ओल्ड वन टूल इंडस्ट्री भी आई, एचुलियन टूल इंडस्ट्री आई। फिर उसके बाद निएंडरथल्स ने जब मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में जो आए, तो मोस्टेरियन टूल इंडस्ट्री जो है फ्लोरिश हुई, और जबकि इन्होंने फ्लोरिश की निएंडरथल्स ने जो ये जो टेक्नोलॉजी थी ना, पहले तो कोर टूल्स, पत्थर, बड़े पत्थर को इस्तेमाल करते थे जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, लकड़ी को काटने के लिए। फिर ये क्या करते थे, ये अब जो है अर्लियर पहले कोर टूल होता था, अब ये इन्होंने फ्लेक टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। किसने? मोस्ट रीजनल टूल इंडस्ट्री में आपको फ्लेक टूल्स देखने को मिलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब होमो इरेक्टस में मैंने बताया कि प्रोटो लैंग्वेज हो गई थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन। अब इनमें जो थी कम्युनिकेशन थी, बट लिमिटेड कम्युनिकेशन थी इनमें भी। ठीक है, स्पीच की, लैंग्वेज की कैपेबिलिटी इनमें लिमिटेड थी कंपेयर टू होमो सैपियंस। तो हो सकता है कि स्पीच ना होने की वजह से, लैंग्वेज ना होने की वजह से इनकी एक्सटिंक्शन हो गई हो। ठीक है, आप फाइलोजेनी की बात करें तो अब 2010 से के पहले ये कहा जाता था कि ये होमो सैपियंस से अलग स्पीसीज है। ठीक है, और दोनों जो है वो इवॉल्व हुए हैं कहाँ से? होमो इरेक्टस से, स्पेशली होमो इरेक्टस हाइड्रोबर्जेनेसिस से। 2010 तक ये माना जाता था कि होमो सैपियंस इवॉल्व हुए हैं होमो इरेक्टस से, और होमो निएंडरथल्स भी इवॉल्व हुए हैं होमो इरेक्टस से, स्पेशली हाइड्रोबर्जेनेसिस से। बट जब निएंडरथल की जीनोम निएंडरथल जीनोम प्रोजेक्ट अंडरटेक किया, प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया 2010 में। ठीक है, तो जब उसमें हमने जीन्स के बारे में स्टडी किया निएंडरथल्स की, तो ऐसा उसमें मिला हमें कि जो इन्होंने क्या किया, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कम से कम दो ग्रुप्स के साथ उन्होंने मीटिंग की है, एक निएंडरथल्स के साथ और डेनिसोवान्स के साथ मीटिंग करके जीन्स की स्टडी की। तो ये मीटिंग से हुआ है, जो निएंडरथल जीनोम प्रोजेक्ट की स्टडी की, तो हमें जो पता चला है कि दो आर्किएक स्पीसीज की मीटिंग होती है, एक होती है होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल्स की, और डेनिसोवान्स की मीटिंग की बात को कहा गया है। ठीक है, तो अब जो रिसेंट स्टडी हुई है, तो ये कहा जाता है कि निएंडरथल्स जो है वो होमो स्पीसीज में ही उसको इंक्लूड कर रहे हैं, होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस। ठीक है ना, तो अभी नई नई स्टडीज नए नए कर रहे हैं। अब पहले तो कुछ तो कहते थे कि होमो इरेक्टस से इवॉल्व हुए होमो सैपियंस, अब कईयों ने कहा कि नहीं, होमो ब्रीडिंग हुई डेनिसोवान्स की, इंटरब्रीडिंग हुई, निएंडरथल्स की इंटरब्रीडिंग हुई, फिर जाके जो है वो होमो सैपियंस आए। और कुछ ने ये तक कहा कि जो होमो इरेक्टस की आपस में इंटरब्रीडिंग हुई तो होमो सैपियंस आ गए। निएंडरथल्स भी ऐसे ही होमो इरेक्टस से ही इवॉल्व हुए हैं।
बट अब कुछ जो रिसेंट स्टडीज हुई हैं उन्होंने ये कहा है कि जो निएंडरथल्स हैं इनको इनको जीनस होमो की कैटेगरी में तो डाला है, तो इनको हम इनकी रीनेमिंग की गई है। इनको कहा गया है कि ये होमो सैपियंस की जैसे ही हैं, तो इनको नाम दे दिया गया होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस। ठीक है, होमो सैपियंस निएंडरथालेंसिस। तो अभी भी डिबेट जो है वो जारी है। ठीक है, तो आपने जो याद रखना है, जो जिनोम प्रोजेक्ट हुआ था निएंडरथल्स का, तो उन्होंने क्या किया, वो मेटिंग हुई थी किसकी, निएंडरथल्स की और डेनिसोवन्स की मेटिंग हुई थी फाइलोजेनी में। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं निएंडरथल्स के टाइप्स की। अब निएंडरथल हुटन एक थे, देखो एक और नाम आया हुटन। हुटन ने क्या किया, जो निएंडरथल्स के, उन्होंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, क्लासिकल टाइप और प्रोग्रेसिव टाइप। और कैसे, एनाटॉमिकल फीचर्स के बेसिस पे। तो एक एक का नाम दे दिया ला चैपली अक्स सेंट। ये एक ओल्ड मैन था, तो ये हमें मिला कहाँ पे, फ्रांस में मिला। ठीक है, ये फ्रांस में मिला। तो इसकी जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, बॉयसोनी एंड बार्डन। याद रखना पड़ेगा आपको, नाम थोड़े से डिफिकल्ट आ जाते हैं बीच बीच में सिंपल भी नाम है, जो नाम आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, आप कुछ पेजेस पे अलग से जो पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम नोट कर लीजिए और उन्होंने किस फॉसिल्स की डिस्कवरी की, अलग से आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लर्निंग करने में आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है फ्रांस एंड एल बॉयस बॉयस होनी एंड बार्डन। बॉयस होनी एंड बार्डन ने डिस्कवर किया था लवा चैपले अक्स सेंट को, जो कि क्लासिकल टाइप है। ठीक है, पहले अगर हम नाम रिकॉल आप कर सकते हो कौन कौन से नाम थे। रॉबर्ट ब्रूम ने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस। ठीक है, अब उसके बाद जो आए हैं, डॉक्टर सोलो ने डिस्कवर किया था होमो इरेक्टस हाइड्रोबर जेनेसिस। ठीक है, डॉक्टर यूजीन डुबियस ने डिस्कवर किया था, जो चाइना में हमें मिला था, पैकिंग मैन। ठीक है, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस। और रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया था ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस। ठीक है, ऑस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस डिस्कवर किया था मीवलिकी ने। ऑस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस, ऑस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस को डिस्कवर किया था, आई थिंक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, आई थिंक जॉनसन थे कोई, जॉनसन एंड टिम करके हुई थे। उसके बाद ऑस्ट्रालोपिथिकस फ्रेंसिस का मैंने बताया, ऑस्ट्रालोपिथिकस बॉयसी हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रालोपिथिकस पैरांथ्रोपस। तो ठीक है, वो रेमंड डार्ट ने भी एक फॉसिल एविडेंस की डिस्कवरी की, रिचर्ड लिकी ने भी एक फॉसिल एविडेंस की डिस्कवरी की। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाम याद करने पड़ेंगे। लॉ चैपली अक्स सेंट जो है, ये इन्होंने बाउसिनी एंड बॉर्डन, बाउसोनी एंड बार्डन, बाउसोनी एंड बार्डन इनकी डिस्कवरी की थी ला चैपली अक्सेन ने। ठीक है, तो तो हमें क्या मिला था, कंप्लीट मेल का स्केल्टन मिला था, कंप्लीट मेल का स्केल्टन मिला था ला चैपली एक्सचेंज में। तो एक बेड रॉक थी, तो इसमें क्या था, स्कल हमें मिला, जास हमें मिले। ठीक है, वर्टिब्रेट्स हमें मिले, कुछ रिब्स मिली, आर्म्स की बोन्स मिली, लेग्स की बोन्स मिली। तो ज़्यादा हमें कंप्लीट मैन का स्केलेटन मिला। ठीक है, अब ये बड़े अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि ये मिड फेज जो था वो प्रोट्रूडिंग था। ठीक है, ब्रो रिजेस हैवी थी। ठीक है, रिसीडिंग फॉरहेड था। तो ये हमें मिला ओवर लॉस एप्लिक्स। हाँ, तो अब ब्रेन, अब अस्टालो लॉन्च एप्लिक्स साइन की क्रेनियल कैपेसिटी मैंने बताई, इसकी रेंज है 1200 से लेके 1750 सीसी तक। अब इसकी जो है लॉन्च एप्लिक्स साइंस की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 1600 सीसी, ये आपने याद रखना है। जो कि जो हम मॉडर्न इंग्लिश मैन है वो उससे भी ज़्यादा है क्रेनियल कैपेसिटी 1600 सीसी की। दो ठीक है, जो जो ऑसिपिटल रीजन था वो डेवलप था, वो प्रोट्रूडिंग था और डिप्रेस था। ये ऑसिपिटल रीजन प्रोट्रूडिंग था और डिप्रेस था, ऐसे करके था। ठीक है, तो ब्रेन एंड स्कल, फेस एंड डेंटिशन। अब फेस जो था, डायस्टीमा आपको इनके डेंटिशन में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोस जो था बेसिकली ब्रॉड
नोज था। अब ब्रॉड नोज क्यों होगा ये देखना पड़ेगा। ये हम पढ़ेंगे प्लेटरिन नोज। ये हम जब रेसेस की बात पढ़ेंगे तो क्यों होता है ब्रॉड नोज की रीजन क्या है, उसका इसका कल्चर का क्या इम्पैक्ट है इसके ऊपर, इन्वायरमेंट का क्या रोल होता है बॉडी की फीचर्स बनने में। ठीक है, तो नोज क्या था, प्लेटरिन था। तो फेस क्या था, लॉन्ग था, और जाज जो थे स्ट्रॉन्गर थे और लार्ज थे जाज, बोन्स थी इनमें। तो किस जो क्लासिकल टाइप था ना ये हमें मिला वेस्टर्न यूरोप में। ठीक है, तो ठीक है वेस्टर्न यूरोप में मिला तो क्लासिकल टाइप मैंने बताया आपको। टीथ्स इनकी कैसी थी, है ना, कनाइनिस कैसी थी। अब उसके बाद दूसरा आता है प्रोग्रेसिव टाइप, माउंट कार्मल है। तो माउंट कार्मल जो है ना ये हमें मिला, हमें कोई पैलेस्टीन में केव्स है, गुफाओं में, पैलेस्टीन की गुफाओं में ये मिला। ठीक है, तो ये भी एक्सटिंक्ट जो है स्पीसीज है। ठीक है, तो अब जो मैंने बताया आपको कि इनकी जो कल्चर जो था मोस्टेरियन टूल कल्चर था इनका। ठीक है, तो ठीक है माउंट कार्मल दो इनका मैं बता दूं, जो ऑसिपिटल टॉरस जो है ना निएंडरथल्स का, वो प्रोड्यूडिंग था और डाउनवर्ड था। ठीक है, तो चिन जो थी, हाँ, अब निएंडरथल्स के केस में चिन, पहले चिन ना के बराबर थी या कम थी। अब निएंडरथल्स के केस में चिन जो थी वेल डेवलप्ड चिन इनकी हो गई थी। फेशियल में प्रोग्नाटिज्म लेस था। ठीक है, और इनमें जो है कनाइनी फोसा इनमें नहीं था। और ये मोर सैपियंस के साथ जो प्रोग्रेसिव टाइप है ना ये ज़्यादा रिजेंबल करते थे मॉडर्न सैपियंस के साथ, तभी इनको प्रोग्रेसिव टाइप कहा जाता है। तो इनका फॉसिल रिमेन्स हमें मिला पैलेस्टीन में। ठीक है, तो हमें मिला क्या, स्कल मिला हमें। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि प्रोग्रेसिव टाइप जो है वो ये पहले आए और इन्होंने फिर आके जाके क्लासियल टाइप्स को जन्म दिया। ठीक है, बट क्लासियल टाइप पहले ही एक्सटेंट हो गए, ये बाद में जाके एक्सटेंट हुए। ठीक है, चिन जो थी ऑलमोस्ट डेवलप थी, नोज इनका ब्रॉड था। ठीक है, ऑक्यूपिटल टोरस इनका और ऑक्सीपिटल टोरस इनका प्रोमिनेंट था। फेस इनका लेस रिसीडिंग, फोरहेड इनका लेस रिसीडिंग था। जास इनके हैवी थे। मोल्डर्स, प्री मोल्डर्स इनके हैवी थे इन कंपैरिजन टू होमो सैपियंस। ठीक है, तो अब हमें मिला क्या है, हमें बोन्स मिले हैं, स्कल मिला है। जो प्रोग्रेसिव की बात करते हैं ना हम, माउंट कार्मल क्लासिकल की, जो ला चैपल एक्सचेंज वो क्लासिकल है। तो वो जो है वो एक ओल्ड मैन है और हमें कंप्लीट स्केलेटन मिला है, हमें रिब्स मिले हैं, हमें लेग्स की बोन मिली है, आर्म्स की बोन मिली है, हमें स्कल मिला है। ठीक है, जास मिले हैं, ठीक है, टीथ्स मिली हैं। तो ये है इनका। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जो क्लासिकल है पहले कौन सा आया, प्रोग्रेसिव टाइप आया। तो इसका प्रोग्रेसिव टाइप का जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो थी 1400 सीसी। याद रखना पड़ेगा, ये याद कर लो आप प्रोग्रेसिव की। फिर जब प्रोग्रेसिव ने क्लासिकल को जन्म दिया तो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 1600 सीसी थी। ठीक है, प्रोग्रेसिव से हम याद रखना, प्रोग्रेसिव नेएंडरथल से हम ट्रांजिशन होता है टू क्लासिकल क्लासिकल नेएंडरथल्स। पहले आ जाते हैं आपके 1400 सीसी वाले, फिर उसके बाद 1600 सीसी वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो फोरहेड है वो भी रिसीडिंग था दोनों में, और ऑक्यूपिटल रीजन जो है वो प्रोट्रूडिंग था। सुप्रा ऑर्बिटल रिज जो थी प्रोमिनेंट थी इनमें। ठीक है, अपर जास जो थे, नोज का डिस्कस किया, चिन का डिस्कस किया, टील्स का डिस्कस किया। बॉडी बिल्ड कैसी थी, अगर क्लासिकल की बॉडी बिल्ड वो स्टॉकी थी। ठीक है, और प्रोग्रेसिव की बॉडी बिल्ड जो थी मीडियम बॉडी बिल्ड थी। ठीक है, अब ये मैंने आपको डिस्कस किया इसके बारे में, निएंडरथल्स के बारे में। अब निएंडरथल्स का क्या हुआ, क्या हुआ निएंडरथल्स, इसकी डिबेट के बारे में अगर हम बात करते हैं, निएंडरथल्स कहाँ गए। ठीक है, अब देखा जाए तो निएंडरथल्स जो हैं वो कई हज़ारों सालों तक वो हार्श क्लाइमेट में रहे, क्योंकि ये मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में थे ना। तो 10,000 साल तक ये यूरोप में रहे। लेकिन हाँ, होमो सैपियंस के साथ इन्होंने शेयर भी किया पीरियड।
ठीक है, बट ये आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब कहते हैं कि भाई एक थ्योरी कहती है कि इन्होंने होमो सैपियंस के साथ इंटरब्रीड किया, निएंडरथल्स ने किसके साथ इंटरब्रीड किया, होमो सैपियंस के साथ इंटरब्रीड किया। ठीक है, तो और माना जाता है कि निएंडरथल्स के जीन्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मॉडर्न जो यूरोपियंस हैं उनमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट हो सकता है कि कुछ लिमिट तक जीन्स इनके मिल जाए हमें। ठीक है, तो अब निएंडरथल्स का डीएनए जो था वो जो प्रोग्रेसिव टाइप का जो डीएनए था वो मिलता है किसके साथ, वो मॉडर्न होमो सैपियंस सैपियंस के साथ मिलता है। ठीक है, तो निएंडरथल्स को हम बोलते हैं कि ये सब स्पीसीज थी होमो सैपियंस की। तो ये इसको हम सेपरेट सी, तो साइंटिफिक नेम इसका है होमो सैपियंस। ये भी एक स्पीसीज है होमो सैपियंस की, तो कईयों ने इसको होमो निएंडरथल की बात की। ठीक है, आप थ्योरी ये कहते हैं कि एक थ्योरी कहती है कि पहली थ्योरी क्या कहती है कि निएंडरथल्स ने भाई इंटरब्रीडिंग की, उन्होंने किसके साथ, उन्होंने इंटरब्रीड की होमो सैपियंस के साथ, और हालांकि उनकी जीन्स अभी प्रेजेंट नहीं है। तो लेकिन एक और स्टडी कहती है कि कुछ कहते हैं कि ये कम्प्लीटली रिप्लेस हो गई जो होमो सैपियंस से। ठीक है, तो निएंडरथल्स जो है वो बिल्कुल अलग है होमो सैपियंस से। ठीक है, तो अब ये मॉडल जो है कहता है कि इंटरब्रीडिंग नहीं है। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट जेनेटिक इनपुट जब नहीं है निएंडरथल्स का, तो टू मॉडर्न यूरोपियंस में। ठीक है, तो वाई डिड दे बिकम एक्सटेंट, अब एक्सटेंट क्यों हो गए। अब हो सकता है कि बहुत सारे कम्बिनेशन है ना, तो इनका सर्वाइवल रेट जो है वो पुअर था, रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं हो पाई इनकी होमो सैपियंस के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो कुछ जो निएंडरथल्स कहाँ तक जिए, 30 साल तक ही जिए। ठीक है, और 10 ठीक है, और इसके बाद जब होमो सैपियंस आए तो इन्होंने इसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो मेटाबॉलिक रेट्स जो था ना निएंडरथल्स का, ठीक है, वो हाइयर था मॉडर्न ह्यूमन से। तो अब मेटाबॉलिक रेट हाई था, तो इनको भाई ज़्यादा इनको खाने को देना, ज़्यादा खाना चाहिए था इनको, क्योंकि उसके लिए खाना खाएंगे तो सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि बट ऐसा, अब ये भी हो सकता है कि विंटर क्लाइमेट था, हार्श क्लाइमेट था, अनसूटेबल क्लाइमेट कंडीशन थी। ठीक है ना, तो अब प्रेशर हुआ उनके ऊपर, है ना, तो ज़्यादा उनको एनर्जी चाहिए थी, फूड ज़्यादा चाहिए था, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाए। अ, अब ये बोलते हैं कि ज़्यादा ह्यूमन सेपियंस के कंपैरेटिवली में ये एक्सटेंट हो गए। ठीक है ना, तो बट इनके जो हेड के जो हील के जो बोन्स थे वो लॉन्गर थे मॉडर्न ह्यूमंस, शॉर्टर हील्स थी एज इन मॉडर्न ह्यूमंस, मेड देम मोर ये एफिशिएंटली रनिंग करते थे क्योंकि इनकी हील्स जो थी ना शॉर्टर थी। निएंडरथल जनरली डिड नॉट टू रन गुड डिस्टेंस रनर। ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि आई शीट्स थी, बड़ी ज़्यादा ठंड थी, तो हो सकता है ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अब जो भी स्टडीज हो रही हैं तो हो सकता है कि कुछ और निकल के आ जाए कि क्यों ये निएंडरथल्स क्यों एक्सटेंड होते गए। होमो इरेक्टस भी देखा जाए तो वो भी हार्श क्लाइमेट में रह रहे थे, है ना, तो कईयों ने माइग्रेट कर दिया, कईयों जो है वो इवॉल्व हो गए क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, है ना, फैक्टर्स की वजह से होमो सैपियंस बन गए या निएंडरथल्स बन गए। तो कईयों ने कहा कि निएंडरथल्स ने इंटरप्रेट किया डेनिस ओवन्स को और होमो इरेक्टस कि इंटरब्रीडिंग हुई तो निएंडरथल्स आ गए। निएंडरथल्स का कहा कि निएंडरथल्स की इंटरब्रीडिंग हुई, होमो इरेक्टस की निएंडरथल्स की इंटरब्रीडिंग हुई, डायनोसोरस की इंटरब्रीडिंग हुई, तो ये बन गए होमो सैपियंस बन गए। अब ये भी डिबेट होती है कि क्या निएंडरथल मेल्स और जो ह्यूमन फीमेल्स हैं तो हो सकता है कि बेटर फर्टाइल जो है ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। अब पता नहीं, अब न्यू न्यू थिंकिंग, न्यू न्यू थ्योरीज बनती आ रही हैं। अब ये बोला जाता है कि जो यूरोपियंस हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं निएंडरथल्स के। ठीक है, निएंडरथल्स में आपको मैंने बताया
ठीक है। तो ठीक है, तो ये हम इसके बाद हम पढ़ेंगे रोडेशियन मैन। तो रोडेशियन मैन बेसिकली होमो रोडिशियनियन, ये भी हमारे सिलेबस में है, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा इसी के ऊपर ही हम और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अब कहा जाता है कि जो होमोसैपियंस है ना, वो जब वहाँ अफ्रीका के होमोसैपियंस थे, उन्होंने करीब करीब वहाँ से वो माइग्रेट कर गए, कोई 1 लाख साल पहले या 60,000 साल पहले, टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो अब यूरोप में चले गए। तो फिर वहाँ पे ऑलरेडी कौन थे, निएंडरथल्स थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, दोनों ने इंटरब्रीड किया। ठीक है। तो अब जो इम्यून रिस्पॉन्स था निएंडरथल्स का, उसने होमोसैपियंस को हेल्प किया अडाप्ट करने के लिए न्यू एनवायरनमेंट। तो इसलिए यूरोपियंस का माना जाता है कि वो क्लोज है टू निएंडरथल्स। सो क्या हुआ, निएंडरथल्स जो है वो 40,000 साल पहले ये वैनिश खत्म हो गए। ठीक है। तो अब बोला जाता है कि 20% की वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन में जो जीन्स है वो है, इनके जीन्स अभी भी प्रेजेंट है, क्योंकि यूरोप में कोल्डर क्लाइमेट था। तो ठीक है। तो उसकी वजह से निएंडरथल्स ने होमोसैपियंस को हेल्प किया सर्वाइव करने में। ठीक है। तो अफ्रीकन जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्गर था जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स थे। सो सम ऑफ दिस वेरिएशंस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द जेनेटिक लेवल टू प्रो, हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये बोल डेनिस ओवंस। अब डेनिस ओवंस कौन थे, डेनिस ओवंस जो थे हमारे, हम इसको मॉडर्न ह्यूमंस के कजन्स भी थे। ठीक है। ये लाखों साल पहले रहे थे। ठीक है। जो ये निएंडरथल्स के साथ ये इन्होंने को एग्जिस्ट किया था। ओके। तो इन्होंने निएंडरथल्स के साथ कोएग्जिस्ट किया, इन्होंने इंटरब्रीडिंग की होमोसैपियंस के साथ। ठीक है। अब निएंडरथल्स जो है वो यूरोप ठंडे क्लाइमेट में वो ज़्यादा सरवाइव करने के लिए सक्षम थे। तो लेकिन डिनिसोवन कहाँ से, ये एशिया से। ठीक है। तो अब इनमें जो है फेवरेबल क्लाइमेट नहीं था, बोन्स की प्रिजर्वेशन अच्छे से नहीं हो सकती थी इस एरिया में, फार ईस्ट एशिया में। ठीक है। तो अब ये बोला जाता है कि 2010 में डेनिस ओवन्स को एक अलग स्पीसीज कहा जाता है, क्योंकि हमें फिंगर के बोन मिले, हमें दांत मिले। ठीक है। काफी 40,000 साल पहले। तो साइबेरिया में केव है, डेनिसोवन केव है साइबेरिया में। ठीक है। तो 2019 में हमें कुछ एक और तिब्बतन प्लेटियो में हमें कुछ फॉसिल रिमेन्स मिले डेनिसोवन्स के। ठीक है। तो अब इनके फॉसिल्स इतने रेयर है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो थी वो निएंडरथल से बहुत कम थी। ठीक है। तो अब जो विजडम टूथ है चाइल्ड का, उससे जो हमें मिला डेनिस ओवन्स का, उससे पता चलता है कि लाइकली ए गर्ल। तो जो कि जीनस होमो से बिलोंग करती है, और ये प्रोटीन से हमें पता चलता है कि ये जीनस होमो से बिलोंग करती है, और जो है ये फीमेल थी, एल्बास फीमेल। ठीक है। तो अब ये कहा जाता है कि हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिले ये, जैसे साइबेरिया में, हिमालयास में। ठीक है। तो अब ये डेनिस ओवन्स में सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा इसको मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। ठीक है। तो आप और भी इसके डेनिस ओवन्स बेसिकली साइबेरिया में हमें रीजन्स मिले थे, फिंगर्स के, एंसेस्टर्स के, फिंगर्स के क्रीट्स के। तो ये रिजेंबल, इन्होंने कोएग्जिस्ट किया है निएंडरथल्स के साथ, और इन्होंने हो सकता है इंटरब्रीडिंग भी की हो निएंडरथल्स के साथ, होमो सैपियंस के साथ। ठीक है। तो होमो सैपियंस निएंडरथल्स जो है वो क्लोज है यूरोपियंस से। ठीक है। ये भी एक डिबेट बनती है। और ट्रांजिशन कैसे हुआ, होमोसैपियंस जो है वो ट्रैवल कर गए यूरोप में, एक सेक्शन यूरोप में चलेगी, एक सेक्शन एशिया में चलेगी। ठीक है। एक वहाँ के जो होमो इरेक्टस रह रहे थे वहाँ पे, वो इवॉल्व होकर होमोसैपियंस बन गए। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कंप्लीट पार्शियल रिप्लेसमेंट थ्योरी, कंप्लीट रिप्लेसमेंट थ्योरी है। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ओरिजिन थ्योरी एक है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है। तो अब इसके बाद आता है रोटेशन मैन। तो देखो हमने कितनी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर दिए आज। तो जो है ना, माउंट कार्मल है, ला चैपले एक्स सेंट है। अब ला चैपले एक्स सेंट की डिस्कवरी हुई थी ये
क्लासिकल टाइप है, इसकी डिस्कवरी फ्रांस में हुई थी और इसके डिस्कवरी की थी पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो कि जे बॉयजोनी थे और एल बार्डन थे। एल बार्डन थे और बॉय सोनी एंड एल एंड बार्डन बार्डन एंड बॉय सोनी ने फ्रांस में डिस्कवर किया। और जो दूसरा जो था प्रोग्रेसिव टाइप माउंट कार्मल में मिला, वो जो केव्स हैं वहाँ इजराइल में, वहाँ से पीसेस मिले। तो इनका जो प्रोग्रेसिव टाइप है, इसकी स्कल कैपेसिटी 1400 सीसी थी और जो क्लासिकल टाइप है फ्रांस में मिला, उसकी क्रैनियल कैपेसिटी 1600 सीसी थी। तो इनका मैं जनरली इनका फीचर्स आपको हमने डिस्कस किए कि इनमें चिन डेवलप्ड थी, सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस इनमें इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, फेज इनका लेस रिसीडिंग, फेज फोरहेड इनका लेस रिसीडिंग था, नोज इनका मैंने बताया ब्रॉड था, ठीक है, नियांडरथल्स का, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये इन्होंने मैंडिबल्स इनका जो है वो हैवी था, कैनाइनीज सीजर्स इन कैनाइनीज टीथ्स मोल्डर्स प्रीमोलर्स इनके स्मॉलर थे इन कंपैरिजन टू होमो सैपियंस। और इन्होंने मेटिंग की किसके साथ, इन्होंने होमो सैपियंस के साथ मेटिंग की। नियांडरथल्स ने मेटिंग की डेनिस हॉबन्स के साथ इन्होंने मीटिंग की। तो ये मैंने डिस्कस किया। अब कल्चर की बात करें, कल्चर जो है इन्होंने इस टाइम पे नियांडरथल्स ने अडॉप्ट किया मोस्टेरियन कल्चर। तो ये ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि इन्होंने हंटिंग की है, इन्होंने गैदरिंग भी की है, इन्होंने बड़े एनिमल्स का शिकार किया है, स्पीयर से इन्होंने बड़े जानवरों का शिकार करते थे। अब होमो इरेक्टस की बात करें, उन्होंने फायर को कंट्रोल किया, नियांडरथल्स ने भी फायर को कंट्रोल किया, तो वो भी लार्ज एनिमल्स की हंटिंग करते थे, इरेक्ट पोस्चर था। तो ये पहला होमो इरेक्टस जो है वो पहला जीनस है, पहला जो हमारे एंसेस्टर्स जीनस होमो को बिलोंग करता है। और नियांडरथल जो है वो रिसेंट हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो डायनासोरस हैं, ये साइबेरिया में एक मिला है स्कल, तो वहाँ उसको हम बोलते हैं डायनासोरस नाम दे दिया उसको। हमें फिंगर कुछ मिले हैं, कुछ स्कल का पार्ट्स मिले हैं हमें। तो और अब इसके ऊपर और डिस्कवरी हो रही है। हाँ, नियांडरथल जीनोम प्रोजेक्ट भी कैरी आउट किया था, ओके। तो उससे हमें पता चल रहा है कि जो कम से कम 20% पॉपुलेशन में यूरोपियन की जो पॉपुलेशन है, नियांडरथल जो है वो क्लोज है, यूरोपियन जो है वो क्लोज है नियांडरथल्स के, और 20% पॉपुलेशन में नियांडरथल्स के जीन्स देखने को मिलते हैं। और प्रोटीन्स की जब एनालिसिस करते हैं हड्डियों में, तो उससे हमें पता चलता है कि ये जीनस होमो को बिलोंग करता है, डेनिसोवर्स, ठीक है। तो लार्ज एपिलियक सेंट्स, हमें क्लासिकल सेंट्स पढ़ा हमने आज। अस्ट्रालोपिथिकस के जो स्पीसीज थे, अस्ट्रालोपिथिकस एनामेंसिस, अस्ट्रालोपिथिकस अफरेंसिस, अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकनस, अस्ट्रालोपिथिकस बॉयसी, अस्ट्रालोपिथिकस अक्यूटिकस, अस्ट्रालोपिथिकस गरही, अस्ट्रालोपिथिकस बॉयसी, अस्ट्रालोपिथिकस रोबस्टस। तो अलग अलग पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनके नाम दिए। रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किए, जॉनसन एंड टिम ने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्रूम ने डिस्कवर किया, रेमंड डार्ट ने डिस्कवर की। तो उसके बाद ये स्पीसीज और आते हैं इनमें, ठीक है, रेमंड डार्ट ने डिस्कवर किया। तो हम देखो जो फ्रांस में जो डिस्कवरी हुई क्लासिकल, वो बाउ सोनी एंड बार्डन ने डिस्कवर किया, बॉय सोनी एंड बार्डन ने डिस्कवर किया। तो हमें नाम सुनने को मिलते हैं। जो होमो इरेक्टस के जो स्पीसीज थे, वो डॉक्टर सोलो है, उन्होंने डिस्कवर किया, डॉक्टर ओरिजिन डुबियस थे, उन्होंने डिस्कवर किया होमो इरेक्टस के। तो ये स्पीसीज हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे जीन्स में होमो सैपियंस के जीन्स हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स हैं। ये हम कैसे थे पहले, ठीक है, कैसे हमने क्लाइमेट में अडेप्टेशन की, तो हम कैसे ये हम अभी चेंजिंग क्लाइमेट में हम अपने आप को कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक जीनोम, हमें मॉडर्न ह्यूमन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है। तो हमें मॉडर्न ह्यूमंस को
कंप्लीट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और मेडिकल और ह्यूमन बीइंग को हम स्टडी करेंगे, उसको ये जो हम फॉसिल एविडेंस पढ़ रहे हैं ये हमें हेल्प करता है ताकि हम ह्यूमन बीइंग को हम स्टडी करें, हम अपने एंसेस्टर्स को समझें। हम एंसेस्टर्स को समझेंगे फिर हम अपने आप को समझने को अच्छे तरीके से हम इसको समझने में सक्षम होते हैं। तो गाइस इसको हम आज के वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। मैंने बड़ी फाइनाइट आपको ब्रिलियंट तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। आई होप यू लाइक माय वीडियो। और आप मेरे काइंडली मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। मैं आपको और नई नई वीडियोस के बारे में एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर और वीडियोस बनाता जाऊंगा, ठीक है। मैं अब आने वाले टाइम में मैं केस स्टडीज़ को इनकॉर्पोरेट करूंगा, क्योंकि कल मैंने पुरानी वीडियोस में मैंने कहा था फोकस करना है, आपने क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड करना है।